गुड इवनिंग टू ऑल। एंड आज हम अपना कल वाला डिस्कशन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल एक्सरसाइज के हमने 7 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। HCV पेज नंबर 47, HCV सेकंड पेज नंबर 47 कैलोरीमेट्री चैप्टर है और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से 18 आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसमें आप सभी ने ट्राई कर ही लिए होंगे और अच्छे से डिस्कस करके आराम से आप सोइए, ताकि एक चैप्टर तो आप आज पूरा करके सोएं, ये कैलोरीमेट्री वाला HCV से। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ रहे हैं। हम लाइन से डिस्कस करेंगे, सारा कर रहे होंगे क्योंकि डाउट्स होंगे। लगभग कोई 2-4 सवाल ऐसे होंगे जो पूरा भी आपने सोल्व किए होंगे सही, और कैलकुलेशन करनी है तो चाहे कैलकुलेटर साथ लेके बैठे चाहे कैसे भी। क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं आता हूं। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू हीट 20 किलोग्राम ऑफ वाटर from 10 degree Celsius to 35 degree Celsius using an immersion heater, और उसकी पावर दे रखी है 1000 वोल्ट। स्पेसिफिक हीट वाटर की 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या बढ़ाई है इस सवाल में, 8वें सवाल में इन्होंने हीटर की पावर दे दी। आप पहले एनर्जी निकाल लो कि कितनी एनर्जी चाहिए। पहले तो एनर्जी निकालो। देखो इन्होंने कहा कि 10 से 35, तो कितना टेम्परेचर बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 8 में मास कितना दिया है पानी का, 20 kg, ठीक है। और जो टेम्परेचर राइज है डेल्टा थीटा वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। ये आपका है टेम्परेचर राइज, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की SI यूनिट में 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन लिखो, 6 किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तो आप निकालो एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, मेरी सुन रही है आप लोगों को, ठीक है। अभी जो बच्चा बोल रहा है उसकी आवाज कम आ रही है। क्या इज इक्वल टू M इंटू C और डेल्टा T। ये डेल्टा थीटा मैंने सही लिखा है क्या, कितना दिया डेल्टा थीटा, 10 से 35 मतलब 25। M इंटू C इंटू 25। पहले तो एक बार ये बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 21 इंटू 10 पावर 5 जूल। आपको इतनी एनर्जी चाहिए 21 इंटू 10 पावर 5 जूल। अब इस हीटर में जो इन्होंने ये रोड यूज की है कितने वोट की है, 1000 वोट की। वोट होता है जूल पर सेकंड, यानी कि ये रोड आपको 1000 जूल एनर्जी दे रही है 1 सेकंड में, लेकिन उसकी जो आउटपुट है वो केवल 80% है। 80% आउटपुट का ये मतलब है कि जो पावर आउटपुट आपको मिल रहा है दैट इज 80% ऑफ 1000, 80% ऑफ 1000, 00 से डबल, यानी कि 800 वॉट। 800 वॉट मतलब 800 जूल पर सेकंड। तो ये हीटर आपको 1 सेकंड में 800 जूल एनर्जी दे रहा है। तो यूनिटरी मेथड लगाओ यार, इतनी एनर्जी कितनी देर में आएगी, 800 जूल एनर्जी आई 1 सेकंड में। 21 हाँ, तो ये 1/800 सेकंड में, और हमें जो चाहिए 21 इंटू 10 पावर 5 जूल, तो ये एनर्जी आएगी 21 इंटू 10 पावर 5 अपॉन 800 सेकंड में। एक बार सिंप्लीफाई करके बता दो कि ये कितने सेकंड आ रहा है, ये जो भी बन रहा है कितने सेकंड बन रहा है, 43.75। बस इतना कम सेकंड। मिनट नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ एक बार सेकंड में बताओ ना कितना आ रहा है, कोई कर रहा हो तो कैलकुलेट। ये आएगा 20 से 20 हो गया 2640 सेकंड। 2640 सेकंड। चलो जो भी आए, अगर आंसर मिनट में है तो इसको आप किससे डिवाइड कर लेंगे,
60 से। भाई आप कंफर्म कर लो, मुझे नहीं पता 2640 आएगा क्या आएगा, आप देखिए वो तो अपने आप। और इसको डिवाइड कर लोगे तो ये फिर सेकंड का मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर हो सकता है अप्रोक्सीमेटली दिया हो, तो आप वहां से चेक कर लेंगे। और कुल मिला के 8वें सवाल में एक जो नया काम हमने सीखा वो ये सीखा है कि किसी चीज को आप इलेक्ट्रिक हीटर से गर्म करो तो जो पावर इनपुट उसका है, जैसे वो दिया 1000 वॉट, एफिशिएंसी दी 80%, तो पहले हमारे काम का होगा पावर आउटपुट। पावर आउटपुट लाने के बाद इतने जूल पर सेकंड वो हीटर दे पा रहा होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप ये यूनिटरी मेथड लगाओ, या पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, वहां से टाइम निकाल लो, कैसे भी करके आप टाइम निकाल लेंगे। तो क्या ये वाले सवाल समझ आ गए ना, ये कैसे करने हैं ये वाले? ठीक है, ठीक है। आज क्या स्ट्रेंथ है क्लास की? अभी पार्टिसिपेंट्स कितने अभी? 14 सर। हाँ 14 टोटल पार्टिसिपेंट है ना। ठीक है चलो, कोई नहीं, कोई नहीं, हॉस्टल वाले 2 हो जाएंगे, बात एक ही है। क्या क्लियर नहीं आ रही? क्या कह रहे हो? वीडियो क्लियर यार मैं तो क्या करूं इसमें, कभी रुको 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 रुको, एडमिट, एक और स्टूडेंट को एडमिट किया है। मैं यार दूसरा नेटवर्क से चला के देख लेता हूं, उससे क्लियर आए तो उससे देख लेंगे, और तो क्या हो सकता है। अभी बताना, अभी क्या बोर्ड दिख रहा है ठीक ठाक? हाँ जी, अभी बोर्ड विजिबल है क्या ठीक ठाक? बच्चों आवाज सुन रही है मेरी? आप ये बताओ मेरी आवाज सुन पा रहे हो कि नहीं? इसमें तो मुझे लगता है नेटवर्क और भी गया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। अभी देखो, क्या अभी बोर्ड दिख रहा है ठीक ठाक? चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 था। आवाज समझ आ रही है? आवाज सुन रही है मेरी? यस ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं आता हूं। देखिए 9वें सवाल में क्या बोला है। ऑन ए विंटर डे, किसी ठंड वाले दिन की ये बात कर रहा है। ऑन ए विंटर डे द टेम्परेचर ऑफ टैप वाटर इज 20 डिग्री सेल्सियस whereas the room temperature is 5 डिग्री सेल्सियस। क्या हो रहा है, जो पानी निकल के आ रहा है, जो टैप में से पानी निकल के आ रहा है, उसका टेम्परेचर तो 20 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बाहर का टेम्परेचर है 5 डिग्री। आपने देखा है कभी, जैसे मोटर चलाई हो, घर में बोरिंग वोरिंग हो उस तरह से, तो सर्दियों में गर्म गर्म पानी आता दिखता है, ताजा पानी भी। बताओ ये ऑब्जर्व किया है कभी? अगर ताजा पानी आ रहा है, आपने टैप वाटर ऑन किया है, तो वो ऐसा नहीं कि स्टोर्ड वाटर नहीं जो जमा होगा जमीन में वो सब, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे था, और बाहर का टेम्परेचर है 5 डिग्री। वाटर इज स्टोर्ड इन ए टैंक ऑफ कैपेसिटी 0.5 मीटर क्यूब फॉर हाउस होल्ड यूज। ये कह रहा है ये जहां से भी ये गर्म पानी आ रहा है, इसको कहीं एक हाउस होल्ड यूज के लिए स्टोर कर रखा था, और उसका वॉल्यूम दे दिया 0.5 मीटर क्यूब। इफ इट वर पॉसिबल टू यूज द हीट लिबरेटेड बाय द वाटर to lift 10 kg mass vertically, how high can it be lifted as the water comes to room temperature? अब देखो यहां से कैसे सवालों की शुरुआत हो रही है। यहां से अब थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का कनेक्शन बनना स्टार्ट हो गया है इस क्वेश्चन से। इन्होंने कहा पानी 20 डिग्री से 5 डिग्री पे आया, यानी कि उसने कुछ थर्मल एनर्जी लूज की। अगर वो थर्मल एनर्जी किसी दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में काम आ जाए, तो 10 किलोग्राम मास कितनी हाइट तक राइज कर पाएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप ये बताओ थर्मल एनर्जी रिलीज कितनी होगी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की शुरुआत करूं, Q is equal to MS delta. हाँ
हम वही फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो जो थर्मल एनर्जी रिलीज होगी दैट इज m इंटू एस बोलो c बोलो डेल्टा थीटा। मास कितना है पानी का, देखो इन्होंने वॉल्यूम दे दिया, पानी का वॉल्यूम है 0.5 मीटर क्यूब, पानी का वॉल्यूम है 0.5 मीटर क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो गया ये वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.5 मीटर क्यूब है। मैं इसको कैलोरी की तरफ ले जाता हूं, 0.5 इंटू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो गया मेरा, यानी कि मीटर क्यूब में ही रख लो। मीटर क्यूब में चल लो, एक ही बात है, किसी में भी आप कर लो। वो सी की वैल्यू आप 4200 भी यूज कर सकते हो या 1 भी यूज कर सकते हो, किसी में भी आप कर लो। चलो वॉल्यूम यही है, तो डेंसिटी एसआई में होती है वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहां से मास कितना आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 0.5 इंटू 1000 500 किलोग्राम आ गया मास। ठीक है, अब मैं यहां रखूं एनर्जी रिलीज्ड, ये है थर्मल एनर्जी रिलीज्ड 500, तो इसका मास है, सी एसआई यूनिट में 4200, और डेल्टा थीटा कितना कितना डिफरेंस है टेम्परेचर का 15। एक बार ये बताओ ये जूल में कितनी एनर्जी आ रही है सर 315 इंटू 10⁵ जूल। 315 इंटू 10⁵ जूल। तो टैप वाटर ने बाहर आने पे इतनी एनर्जी रिलीज की। अब ये कहता है अगर इस एनर्जी से एक 10 kg मास को लिफ्ट अप किया जाए तो कितने हाइट तक हो जाएगा। भाई कोई 10 kg मास रखा है, अभी वो ग्राउंड पे रखा है, आपने उसको h हाइट तक भेज दिया, तो उसकी जो एनर्जी होगी mgh होगी, इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी mgh। मास है 10 kg, g भी 10 ले लो और इंटू h, तो ये होगी 100h, और ये एनर्जी इसको यहीं से मिली है, तो इसको इससे इक्वेट करके h निकाल लो कितना आ रहा है। इसको इससे 315 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा, फिर वो किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है 315 किलोमीटर। यस सर। ठीक है, तो भाई तो ये 9th क्वेश्चन से मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा अब लगभग आगे वाले सवालों में ये मैकेनिकल एनर्जी के साथ रिलेशन देने लग गया है। तो ये हमारा डिस्कस हुआ क्वेश्चन नंबर 9। चलो मैं आगे बढ़ूं, 10th की तरफ हम चलते हैं। आज ये इसमें ना इंक मुझे लगता है खत्म होने वाली है, ये वही मार्कर है जो हमें लगा था कुछ दिन चलेगा, ये तो खत्म ही होने वाली इंक, तभी ये थोड़ा हल्का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम हैं, 10वां सवाल। A bullet of mass 20 gram enters into a fixed wooden block with a speed of 40 meter per second and stops in it. Find the change in internal energy during the process. देखो अब एक चीज ध्यान रखो, जितना भी लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू गेन इन, चाहे आप उसे थर्मल एनर्जी बोलिए चाहे आप उसे इंटरनल एनर्जी बोलिए, और किसी फॉर्म में नहीं मानना इन सवालों में। लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी बराबर गेन इन थर्मल एनर्जी, बस ये लेके चल रहे हैं। तो भाई लॉस कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, उसकी और तो कुछ हुआ नहीं है। शुरू में वो जा रही थी 20 ग्राम की बुलेट 40 की स्पीड से, हाफ इंटू 20/1000 इंटू 40 का स्क्वायर, और माइनस बाद में रुक गई 0, दैट इज इक्वल टू गेन इन इंटरनल एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन ही हमने लगाया है टोटल। सोल्व कर लो, ये कितना आ रहा है जूल में, यही आना चाहिए। फिर 16 आ गया आंसर। आंसर जरूर अपने सारे मिलाते चलना है, एक एक आपको लास्ट तक पहुंचना है कैलकुलेट करके आंसर तक। हो गया भाई, 10th हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th। A 50 kg man is running at a speed of 18 km per hour. If all the kinetic energy of the man can be used to increase the temperature of water from 20 to 30, how much water can be heated with this energy? क्या बिल्कुल सेम है कि नहीं है? यस सर। 50 kg मैन 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितने मीटर पर सेकेंड? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है फिलहाल जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी है कितनी है,
हाफ इंटू 18 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 9, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये कहता है इस एनर्जी से एक वाटर का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री तक बढ़ गया, तो कितना पानी आपने यूज किया है ये आपको बताना है, बस इतना सा बताना है। तो ये जो भी एनर्जी आएगी उसको इक्वेट कर दो m इंटू सी, SI में चल रहे हो तो 4200 और डेल्टा टी आपका है 10। इसको और इसको इक्वेट करके m निकाल लो, ये m किलोग्राम में आएगा। करना एक बार सोल्व, फटाफट इनको यूज करके m निकाल लो किलोग्राम में कितना आ रहा है। पहले कर रखा था तो बहुत सही है, नहीं किया तो अभी फटाफट करके बता दो। हाँ भाई हो गया कैलकुलेट। सर आपने ये 18 क्या लिखा हुआ है? 18, अच्छा मास कितना उसका? 50 kg। 50, सॉरी यार ये गलती से 18 लिख दिया मैंने, मास 50 है तो ये कट के यहाँ पे 25 आएगा, 25 गुना 25 तो ये कितनी आएगी 625 जूल। और इसको इससे इक्वेट करना है, ये इंटरनल एनर्जी थर्मल एनर्जी इतनी बड़ी होगी जितनी इसकी मैकेनिकल एनर्जी वो यूज हुई है। यहां से कैलकुलेट कर लो क्या आ गया है कि नहीं मास। 14.88 into 10⁻³ और 15 ग्राम। अच्छा आंसर ग्राम में दे रखा है और आपका कहना है कि आएगा 14.88 ग्राम। आंसर क्या दिया है 15 ग्राम, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली दे दिया उन्होंने आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 12वें सवाल पे हम चले। कोई बच्चा वो अटेंडेंस लेके ये बीच में अब जरूर मेरे पास भेजना बाद में, इस वक्त देख लेना एक बार कितने हैं कितने नहीं। 12th, a brick weighing 4 kg is dropped into a 1 meter river, 1 meter deep river from a height of 2 meter। तो आप यूं बताओ कितने ऊंचाई से गिराई गई है। 1 मीटर तक तो पानी है और इसके भी 2 मीटर ऊपर से ईंट छोड़ी जा रही है। कितनी ऊपर से छोड़ी गई? अब ईंट है तो पानी में तो डूबेगी डेफिनेटली, ईंट है स्टोन है वो तो डूबेगा। तो ये यहां से और यहां आना है मतलब 3 मीटर चल के आएगा। समझ आ रहा है ना ये तो, ठीक है। Assuming that 80% of the GP is finally converted into thermal energy, तो find the thermal energy in calorie। बड़े सीधे सवाल लगते हैं अगर यूं देखा जाए तो। पहले तो यूं देखो यहाँ GP कितनी है, इसको 0 लेवल मान लो। यहाँ GP कितनी है क्योंकि यहां तक आने में चेंज निकालना है मुझे। मास दे रखा है ब्लॉक का 4 kg, तो यहां पे GP होगी 4 इंटू G इंटू 3, 120 जूल। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 120, मतलब यहां से यहां आने में जो लॉस होगा मैकेनिकल एनर्जी में वो 120 जूल है। चेंज तो -120 होगा लेकिन वो लॉस ही मैं लिख रहा हूं 120। और ये लिखता है कि उसका 80% कन्वर्ट हो गया थर्मल एनर्जी में। तो बताओ थर्मल एनर्जी कितनी होगी है जब ये ब्रिक यहाँ पे आएगी तब? 96 जूल। 80% यानी कि ये आपका हुआ 96 जूल। और 96 जूल अगर है किस में पूछा है? कैलोरी में। कैलोरी में पूछा है तो आप इस चीज का सहारा लिया करो। 1 कैलोरी इज नियरली 4.2 जूल। इट मींस 1 जूल इज नियरली 1/4.2 कैलोरी। तो ये 96 जूल हो गया 96/4.2 कैलोरी। कर लो एक बार कैलकुलेट और थोड़ा अपना आंसर मैच करके देख लो, शायद आ जाएगा जो भी होगा। 22.857 23। आंसर 23 दिया इन्होंने। एक्चुअली इन्होंने हर जगह अप्रोक्सीमेशन कर दी है, हर जगह थोड़ी थोड़ी अप्रोक्सीमेशन हर जगह कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो आपको एक चीज समझ आ रही है कि थर्मल एनर्जी के सवाल को मैकेनिक्स से रिलेट करके हमेशा जोड़ा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, A van of mass 1500 किलोग्राम traveling at a speed of 54
kilometer per hour is stopped in 10 seconds. Assuming that all the mechanical energy lost appears as thermal energy in the brake mechanism, find the average rate of production of thermal energy in calorie per second. अब ये इस चैप्टर का सवाल नहीं, ये तो अपने सिंपल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। ये लिखता है 1500 या वर्क एनर्जी का क्वेश्चन हो गया। सवाल नंबर 13 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वैन ऑफ मास 1500 kg ट्रेवलिंग एट अ स्पीड, मास दिया है 1500 kg, स्पीड बताओ कितनी है? एस 15 मीटर पर सेकंड। हाँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे 54 को, तो ये आपका होगा 15 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड में रुका, उसका यूज बाद में करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी लॉस कितनी हुई? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अगर आप देखते हैं हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, तो यही लॉस हो गया, ये हाफ mv² ही लॉस है। अब ये लिखता है, एक बार ये बताओगे लॉस है कितना? ये जूल में ये आ कितना रहा है? हाफ mv² यहां से 40178.57 जूल में, कैलोरी में नहीं, एक बार जूल में बताओ ना अगर सोल्व किया है तो। चलो जो भी आएगा, हाफ इंटू 1500 इंटू 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 225 और 15, ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है क्या जूल में? एक बार कंफर्म कर लो। यस है ना, यही तो आ रही है मल्टीप्लाई करके। तो ये जूल में है, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो आप किससे डिवाइड कर दो? 4.2 से, वो आपका हो जाएगा कैलोरी में। 4 से करोगे 4 4 16, 40,000 के आसपास आएगा, ये 40,000 के आसपास आएगा शायद, जो यहां से दिख रहा है। ठीक है, 40,000 के आसपास आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करो ना आप, क्योंकि आंसर भी अप्रोक्सीमेट दिए हैं। क्यों इतनी भारी कैलकुलेशन में कर रहे हो? इसको 4 मान लो, इसको 16,000 मान लो, तो ये लगभग 40,000 के करीब आ गया। 16,000 नहीं, 160 और 3 0 आ गए। कितनी देर में हुआ है ये सब? 10 सेकंड में। यस तो रेट होगा एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो इसको 10 से डिवाइड करोगे तो कैलोरी पर सेकंड में 4000। अब आंसर 4000 है या कुछ उससे अलग है? 4000। तो बस, तो ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे आप आइए। क्या क्या क्या? 4030। हाँ, मैं कह रहा हूं इसको एग्जैक्ट डिवाइड करोगे तो अलग आएगा। उन्होंने अप्रोक्सीमेट आंसर्स दिए ताकि कैलकुलेशन का दबाव आप पे ना आए। समझ आया? यस ठीक है, एग्जैक्ट आंसर थोड़ा अलग होगा इससे। क्वेश्चन नंबर 14, अ ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम। 14th क्वेश्चन देखें हम। 14th हो गया कि नहीं हुआ बताओ एक बार। हो गया सर। ठीक है, फिर मैं बता देता हूं। अ ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम स्लाइड्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये स्लाइड कर रहे हैं। 100 ग्राम का ये मास है। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक डिक्रीजेस फ्रॉम 10 to 5। यहां स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी और आगे 5 होगी। और 100 ग्राम मतलब 0.1 kg इसका मास है। ठीक है, फाइंड द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द प्रोसेस। अगेन वही चीज है, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज गेन इन थर्मल एनर्जी। लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी कितना, जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ इंटू 0.1 इंटू 10 का स्क्वायर, फाइनल हाफ इंटू 0.1 इंटू 5 का स्क्वायर। इसमें से ये घटा लो, इसमें से आप ये घटा लो, कितना आ रहा है ये लॉस। ये जो भी लॉस आएगा वही दरअसल आपका गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाना है। अगर आप ये घटाओगे 0.1/2 कॉमन आएगा, 10 स्क्वायर 100 माइनस 25 75, 2 से गया 3 आ जाएगा। नहीं, आपने आंसर अगर देखा होगा डायरेक्ट है। ठीक है, यस सर। 15th सवाल नंबर 15। Two blocks of masses 10 kg and 20 kg moving at speed of 10 and 20 collide in respectively in opposite direction.
अप्रोच ईच अदर एंड कोलाइड, ठीक है, दो की टक्कर हुई, आपस में टकरा गए। द कोलिजन इज कंप्लीटली इनइलास्टिक। सबसे पहली बात, थोड़ा भी इसने कोलिजन इन्वॉल्व कर दिया, मतलब पीछे जो चैप्टर आप पढ़ के आए हो एक एक चैप्टर यहाँ इन्वॉल्व हो सकता है। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो शायद एक सिंगल इक्वेशन सफिशिएंट होती है फाइनल स्पीड निकालने के लिए। कौन सी इक्वेशन? अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो एक सिंगल इक्वेशन से फाइनल स्पीड निकल जाती। कौन सी इक्वेशन? m2u2 minus हाँ, m1u2। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, सिंपल यही। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। अगर हम देखें, एक 10 केजी का ब्लॉक है, 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, और एक 20 केजी का ब्लॉक है, 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और दोनों का कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद ये ज्यादा मोमेंटम वाला है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो 30 केजी एक साथ इधर आने लगा होगा किसी भी स्पीड v से। आप सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो इनिशियल मोमेंटम इसका तो इधर 400 माइनस 100 300 हो गया, 300 बराबर 30v। यहां से फाइनल स्पीड कितनी आई पूरे की? 10 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल स्पीड आई। उसके बाद ये कहता है फाइंड द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड। तो थर्मल एनर्जी होगी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो, हाफ इंटू 10 का स्क्वायर 500, 500। हाँ, और यहां देखो हाफ इंटू 20 का 4000। तो टोटल अगर मैं देखूं तो 4500 जूल होगी पहले, टोटल 4500 जूल पहले होगी। और इसको देखो हाफ इंटू 30 इंटू 10 का स्क्वायर 1500 ये होगी। 4500 जूल में से 1500 जूल गया, कितनी जूल बची? 3000 बची, तो यही होगा आपका। तो ये तो आज बल्कि कल से भी आसान काम चल रहा है, ये मैकेनिक्स से इसने रिलेट करना जब से स्टार्ट किया है तब से आसान काम चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 16 भी वैसा ही सवाल है। क्या ये हमने क्लास में ले लिया था अपने रेगुलर ऑफलाइन क्लास में? फिर भी अगर किसी से ना हुआ, मैं बता दूं कि 40% मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट होगी, ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो पहले तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो निकाल लो, उसका 40% कर दो, वो निकाल लो कितना आएगा, और उसको ms डेल्टा थीटा से इक्वेट कर दो, और वहां से राइज इन टेम्परेचर आ जाएगा। सबसे हो ही गया होगा, क्लास में किया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 17, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हमें हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हाँ जी, 17 नहीं बता तो मैं सारे रहा हूं, मैं बस ये पूछ रहा हूं 17 हुआ आप लोगों से किसी से भी? थोड़ा सा आंसर अलग है। देखो थोड़ा अगर पॉइंट्स में अलग है तो इतने तो अप्रोक्सीमेट आंसर ये दे ही रहा है इस चैप्टर में ना ये बुक। फिर भी देख लेते हैं। अ कॉपर क्यूब ऑफ मास 200 ग्राम स्लाइड्स डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 37 डिग्री, ये दिया गया। कॉपर क्यूब स्लाइड कर रहे हैं, इस कॉपर क्यूब का मास है 200 ग्राम, मतलब 0.2 किलोग्राम। ये है कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। मेन बात ये है कि इसकी जो स्पीड है वो आपको दी गई है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है, मतलब फ्रिक्शन है यार, नहीं तो फ्रिक्शन नहीं होता तो एक्सेलरेट करता जी साइन थीटा से। अब ये लिखता है एज्यूम दैट एनी लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी गोज इनटू द कॉपर ब्लॉक एज थर्मल एनर्जी। जितना भी लॉस हुआ मैकेनिकल एनर्जी का वो सारा थर्मल में कन्वर्ट हो गया। फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक एज इट स्लाइड्स डाउन थ्रू 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर स्लाइड डाउन होने का मतलब है 0.6 मीटर। 0.6 मीटर जब ये स्लाइड करके आया तो फ्रिक्शन की वजह से इसकी कुछ टेम्परेचर बढ़ा होगा। सी दे रखा है 420। देखो यहां से यहां क्या काइनेटिक एनर्जी कम हुई है कि ज्यादा हुई है यहां से यहां आने में? बताओ। कांस्टेंट। कांस्टेंट है।
काइनेटिक एनर्जी में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं, जीपी कम हुई है कि ज्यादा हुई है? कम हुई है। ये एंगल 37, तो सामने वाला जो साइड बनेगी वो बनेगी 0.6 इंटू साइन 37। आ रहा है ना समझ? ट्रिग्नोमेट्री है सिंपल। 0.6 इंटू 3/5, 1.8/5, 5 3 15, 5 6 30, 0.36 मीटर ये डाउन आया। तो लॉस इन जीपी, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? m इंटू जी और इंटू जो भी ये h आया, ये इतने जूल का लॉस हुआ। 0.72 जूल का नुकसान हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, यही मैकेनिकल एनर्जी कम हुई है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। तो लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी मेरे पास इतना आ गया। अब इसकी वजह से टेम्परेचर राइज करना है, मास 0.2, तो आपको यही तो लगाना है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। Q आपकी 0.72 बराबर मास है 0.2, C कितना है SI यूनिट में? 420। यस सर। और बस केवल राइज ही पूछा है, कुछ और? हाँ, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब डिग्री सेल्सियस में चाहते हो, केल्विन में, किसी में चाहो सेम आएगा वो, डेल्टा थीटा लिखो या जो भी लिखो। तो डेल्टा टी आया 0.2, ये घटा तो 0.36 अपॉन 420, चाहे केल्विन बोलो चाहे डिग्री सेल्सियस, सेम होता है। एक बार कैलकुलेट कर लो और अपना देख लो एग्जैक्ट आंसर क्या है और पीछे क्या दिया है, अगर थोड़ा डिफरेंस है तो। 0.0086, 8.6 into 10⁻³ 0.0086 ये आ रहा है, यानी कि 8.6 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस बोलो जी, केल्विन बोलो। पीछे आंसर क्या लिखा है इन्होंने? ठीक है, तो यही आएगा। ये एग्जैक्ट नहीं आता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो ये लगभग इतना आएगा। ये इस साइड, इस लाइन में लगभग यूं लगा लो, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद लाइन से सारे क्वेश्चन मैकेनिक्स के हैं, थोड़ा सा यूज इसका है ना भाई? समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, और अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, लास्ट क्वेश्चन। एक बार मुझे अब देख के बताओ, एट प्रेजेंट कितने बच्चे हैं इस मीटिंग में? पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 11। तो मतलब गए 2-3 को। चलिए आखिरी सवाल। आज तो क्लास टाइमली कंप्लीट हो रही है, कल तो थोड़ा एक्सटेंड भी होगी थी, आज तो पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 पे हमें 18, ए मेटल ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 6000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। भाई ये ध्यान से देखो, किस किस से हो गया ये सोल्व? मेरा हो गया सर। आंसर मैच कर गया? यस सर। यस सर। एक चीज का ध्यान देना, आंसर तो तब भी मैच कर जाएगा तब आप वो चीज छोड़ दोगे तो, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर दिए तो हो सकता है वो थोड़ी सी चीज आप भूल भी जाए। इधर देखिए, एक मेटल ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी दी है और मास दिया है, मतलब उसका वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं आ गया हमारे पास। डेंसिटी दी है 6000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो मास आपको दे रखा है दैट इज 1.2 kg। इज सस्पेंडेड थ्रू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दे रखा है? 200 न्यूटन पर मीटर। मैं अगर एक बार इसका डायग्राम बनाऊं यहां पे, अच्छा और क्या क्या दिया हुआ है? द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज डिप्ड इन वाटर कैप्ड इन ए वेसल। देखिए मैं शुरुआत करूं तो ये इस तरह का काम हो रहा है, ये कोई ब्लॉक है और ये पानी में डिप्ड है। हाँ भाई बताओ, क्या इनिशियल डायग्राम आ गया समझ? यस सर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए यूं मान लो कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक है V। वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक मैंने माना V है। अब ये कहता है द स्प्रिंग ब्लॉक द वाटर हैज ए मास ऑफ 260 ग्राम। पानी का जो पूरा मास है, पूरा मास, पानी का पूरा मास आपको दे दिया 260 ग्राम, इस तरह से दिया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं
द ब्लॉक इज एट अ हाइट 40 सेंटीमीटर अबव द बॉटम ऑफ द वेसल। ये जो हाइट है ये आपको दे दी 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर ये दिया है, ठीक है। इफ द सपोर्ट टू द स्प्रिंग इज ब्रोकन, मान लो ये रस्सी ये स्प्रिंग टूट गई, व्हाट विल बी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर, तो रस्सी के टूटने की वजह से ब्लॉक नीचे जाएगा तो उस वजह से पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ब्लॉक की 250 है, वाटर की 42 हम जानते ही हैं, और वेजल और स्प्रिंग में कुछ मानना नहीं है, वो सब निगलेक्ट कर दो कि उनका भी कोई टेम्परेचर बढ़ना है, ये सब उसको छोड़ो आप। ये इन्होंने बोला है ये हीट कैपेसिटी नेग्लेजिबल का क्या मतलब होता है, इन्होंने कहा बर्तन की और स्प्रिंग की नेग्लेजिबल मानो, मतलब टेम्परेचर उनका भी बढ़ेगा लेकिन उन्हें हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर C 0 हो जाएगा तो Q बराबर MC डेल्टा T से Q भी कितना हो जाएगा 0, मतलब उन्होंने कोई हीट गेन नहीं की होगी, वैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाना है। तो देखो सबसे पहले शुरुआत तोड़ने से पहले ये तो पता हो कि स्प्रिंग में एनर्जी कितनी स्टोर है, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होगी वही तो थर्मल में जाएगी। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी है उसके लिए पहले मुझे इसका एक्स निकालना पड़ेगा। स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा, एक्सटेंशन। कैसे ये पता करना पड़ेगा, बॉइंट फोर्स ज्यादा है या वेट ज्यादा है, ये हमें पता करना पड़ेगा बॉइंट फोर्स ज्यादा है या वेट ज्यादा है। देखिए कैसे, इस पे फिलहाल शुरू में टूटने से पहले नीचे लग रहा होगा mg, मास दिया है क्या इसका ब्लॉक का, एक बार देख के बताओ क्या ब्लॉक का मास दे रखा है हमें। पहली लाइन में लिखता है 1.2 इंटू 10, तो ये तो हो गया 12 न्यूटन, ये तो हो गया 12 न्यूटन। अब बॉइंट फोर्स कितना लगेगा, जो बॉइंट फोर्स ऊपर लग रहा होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड तो वाटर है, वाटर ही है ना, 1000 इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ये वॉल्यूम एक बार निकाल के लाओ, इसका वॉल्यूम होगा वही तो डिस्प्लेस्ड है V। 2 into 10 raised to power minus 4। अच्छा इसका मास दे रखा आपको, ब्लॉक का मास 1.2, ब्लॉक की डेंसिटी कितनी है 6000 kg पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। हाँ जी पूजा जी दोबारा बोलिए कितनी वैल्यू आप बता रहे थे वॉल्यूम की। 2 into 10 raised to power minus 4। 2 into 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। मैं यहां हूं तो मैंने V की जगह रखा 2 into 10⁻⁻4 मीटर क्यूब और इंटू G10। एक बार ये बता दो ये कितना हो रहा है इकट्ठा, -4 से कट गया, ये तो 2 आ गया। तो देखो mg तो था 12 और ऊपर बॉइंट फोर्स 2 है, यानी कि स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे 10, स्प्रिंग फोर्स है 10 न्यूटन। स्प्रिंग फोर्स का k दे रखा है, स्प्रिंग का k हाँ दिया है पहली लाइन में 200 न्यूटन पर मीटर। तो 10 बराबर kx कर दो, 10 बराबर 200 इंटू x, तो यहां से x आ गया 1/20 मीटर, x आपको मिल गया 1/20 मीटर। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग आपके पास आ गया 1/20 मीटर। क्या ये समझ आया, ठीक है। ये क्यों निकाला है x, इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये बताओ, क्यों निकाला है हमने। सर यू देख रहे थे कि कंप्रेस, ना वो तो होती कंप्रेस होती एक्सटेंड, हमें यूं देखना था कि स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर थी, क्योंकि स्प्रिंग टूटते ही वो एनर्जी नष्ट हो जाएगी, वो तो स्प्रिंग खींची होगी तभी वो एनर्जी होगी। जितना भी लॉस होगा और किसी भी फॉर्म में, वो हम मानेंगे कि वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, थर्मल एनर्जी के रूप में, ठीक है, थर्मल एनर्जी के रूप में। तो पहले तो आप ये बताओ ईपी स्टोर्ड कितना है स्प्रिंग में, ईपी फॉर्मूला लगाओ हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर से को सोल्व करके बताओ जूल में कितना आ रहा है वो, हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर, पॉइंट में बता दो चाहिए कितना आ रहा है जूल में। अच्छा मैं मान रहा हूं आपकी बात सही बोल रहे होंगे आप, 0.25 जूल। ये आपकी आई स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है,
अब देखो इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है सवाल में कि टेम्परेचर पानी का कितना बढ़ेगा। तो सबसे पहले ये निकाल लो कि ये टूटने की वजह से मैकेनिकल एनर्जी में क्या लॉस हुआ होगा, क्योंकि जितना भी लॉस हुआ होगा मैकेनिकल एनर्जी में उतना ही दूसरी फॉर्म में गेन हो जाएगा। भाई हॉस्टल वाले दोनों बच्चे हैं ना क्लास में अभी? ठीक है, समझ आ रहा है कैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चंस? ठीक है, देखिए तो इधर देखिए, आप ये टूटने की वजह से लॉस कहां कहां होगा। एक तो लॉस होगा ईपी में, ईपी मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। टूटने के बाद तो मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, एक तो वो मैकेनिकल एनर्जी में टोटल लॉस निकाल रहे हैं, तो एक तो ईपी में होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जितनी थी वो सारी नष्ट हो जानी, क्योंकि टूटने के बाद तो रस्सी ढीली। तो लॉस इन ईपी तो कितना होगा 0.25 जूल। और बताओ और कौन सी एनर्जी में लॉस होगा? हाँ, लॉस इन जीपी ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक की जीपी कितनी कम होगी बताओ। ये ब्लॉक यहां से टूट के यहां आया, कितना नीचे आया, कितना नीचे 0.4 मीटर। मास ब्लॉक का है 1.2, तो एमजीएच का लॉस हो जाएगा इसका नीचे आने में 4.8। एम है 1.2 इंटू जी 10 इंटू 0.4, यानी कि 4 इंटू 1.2। हाँ सही बोल रहे हो आप। कितना लॉस हो गया 4.8। और भी बताओ, क्या और भी कोई मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुआ है क्या? क्या कोई काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है ब्लॉक की? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं, क्या ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी? बिल्कुल नहीं बढ़ी होगी। अगर वो बढ़ती तो फिर मैं लॉस क्यों लिखता, कि टकराते ही वो खत्म नहीं हो जाती क्या, टकराते ही? Yes. अगर टक्कर से पहले आप देखोगे तो वो तो जीपी सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, वो तो लॉस तो मैकेनिकल में तो ही नहीं रहा ना। हम तो मैकेनिकल का लॉस देखना चाह रहे हैं। टकराते ही उसकी स्पीड 0 हो जानी है, तो इसका मतलब गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, पहले कितनी थी 0, टक्कर के बाद कितनी है 0। तो गेन इसमें तो हुआ ही नहीं। और किसी फॉर्म में गेन हुआ है वो देखो, हो सकता है आपने ना लिया हो। गेन इन, अच्छा ठीक है, गेन इन जीपी ऑफ वाटर, क्योंकि आंसर पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो पॉइंट्स में चलेगा थोड़ा सा। देखो पहले ये ब्लॉक यहां था, पानी यहां था, बाद में टूटने के बाद ब्लॉक नीचे आया, तो क्या इसकी जगह वाला पानी वहां चला गया कि नहीं? तो अगर ब्लॉक नीचे आया तो उसकी जीपी में तो लॉस हुआ, बदले में यहां का पानी यहां गया, तो उतने वाटर की जीपी भी तो इंक्रीज हुई होगी। हाँ जी, समझ आ रहा है? क्लियर है ना? देखो इतने इलाके में जो पानी था, इनकी जगह ये आ गया, तो उसकी जगह वो पानी गया, तो पानी की जीपी कितना बढ़ा। एक बार तो ये बताओ, इस V वॉल्यूम में जो वाटर होगा उसका मास कितना होगा? V आपने निकाला था, देखो ये लिखा बोर्ड पे, और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इतने वॉल्यूम का पानी का मास कितना होगा? 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा बताओ? 0.2। बिल्कुल सही, 0.2 kg। और ये पानी उठ के ऊपर गया है, तो गेन इन जीपी होगा 0.2 इंटू जी, और कितना ऊपर गया है 0.4 मीटर ऊपर, 0.4, 0.2 इंटू जी इंटू 0.4। तो बताइए कितना है, कितना आ गया? 0.8 जूल। एक बार बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्या किया है क्या नहीं? ठीक है। अब यूं देखो, टोटल लॉस कितना हुआ है जीपी में ना, मैकेनिकल एनर्जी में टोटल लॉस कितना हुआ है, बस उस पर ध्यान दो। केवल लॉस देखिए कितना हुआ है। ये तो दोनों का सम 4.8 एंड 0.25, 5.05। ये तो लॉस हुआ है, लेकिन कुछ गेन भी तो हुआ है। कितना गेन हुआ है? 0.8।
तो ओवरऑल लॉस कितना हुआ? ओवरऑल लॉस 5, 10 में से 8 गए 2, यानी कि जो लॉस हुआ है फाइनली, जो लॉस हुआ है जीपी में वो कितना हुआ है? 4.25। ठीक है, इस लॉस को आप इक्वेट करो इंक्रीज इन किसमें, कौन सी एनर्जी? थर्मल, मैकेनिकल तो लस्ट हुई, तो उससे इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा। एक बार इसको इक्वेट करो mc डेल्टा टी से। इसको इक्वेट कीजिए mc डेल्टा टी से। ये जो भी एनर्जी आई है ना, जो लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी आया, इसको इक्वेट कीजिए ब्लॉक के mc डेल्टा टी से। ना ब्लॉक के नहीं, सॉरी, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है। वाटर का मास कितना दिया है टोटल? वाटर का टोटल मास 260 ग्राम। तो अगर आप फाइनल इक्वेशन यहां बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगी कि ये जो लॉस आया 4.25, मतलब थर्मल एनर्जी में गेन इज इक्वल टू मास 0.26 इंटू सी, वाटर का सी होता है 4200, और इंटू डेल्टा थीटा। एक बार भाई कैलकुलेट करो, मैं वेट कर रहा हूं। आप ये आंसर देख के नहीं, वैसे कैलकुलेट करके बताओ कि डेल्टा थीटा कितना आ रहा है। जीरो पॉइंट 04 और आंसर है क्या? अप्रोक्स आंसर क्या है? 0.003। ये तो बहुत अलग आ गया, बहुत ही अलग। सर ये जो आपने लिया है ना m1s डेल्टा टी, हाँ, इसके अंदर वो भी तो ऐड होगा, ½ kg वाला। ½ kg वाला मतलब कौन सा? उसका मास भी तो ऐड होगा सर। ना, इसमें बोला है व्हाट विल बी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। केवल और केवल इसकी जो एनर्जी है वो सारी पानी की थर्मल एनर्जी के रूप में गई है। और पानी का टोटल मास कितना दिया है? पानी का जो टोटल मास है वो कितना दिया है आपको? 260 ग्राम ये दिया गया है। पानी का टोटल मास 260 ग्राम दिया है। एक बार भाई बाकी तो सब ठीक है, इसी में चेक कर लो कहीं कोई गलती तो नहीं है। दिखाओ, मैं एक मिनट देखता हूँ। 1.2 अपॉन 6000, 1.2 अपॉन 6000, 6 इंटू 10 टू पावर 3, 10 टू पावर -3। ये सर 0.004 आ रहा है अप्रोक्स। 0.04 आ रहा है तो गलत है ना, क्योंकि आंसर में तो 00 आनी चाहिए यहाँ पे। 00 बता रहे हैं। अच्छा, 00 ही बता रहे हो? 0.004। फिर तो कोई बात नहीं, 0.004 आ रहा है फिर तो सही है, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं। यस सर। ठीक है, ठीक है, सही है, ऐसे ही करना था। 0.004 आएगा, वो कैलकुलेशंस की बात है, अप्रोक्सीमेटली इतना आपका आ रहा है। मैंने खाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखी तो उससे भी सही आ रहा था। देखो, उससे सही आने का कारण बताता हूँ, बता रहा हूं मैं उसका रीजन। ये क्या, ये कोई बहुत ज्यादा है क्या ये एनर्जी इसके कंपैरिजन में? नहीं है ना। तो अगर कोई बच्चा इसको भी लेके करेगा तो भी अप्रोक्सीमेटली आंसर तो सही आ ही रहा होगा। ठीक है, आपने केवल ये लिया था ना बस, ये 4.8 जूल, तो वो ठीक है, वो आंसर इसलिए सही आ रहा है इस सवाल में क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये नेग्लेजिबल है, इसलिए सही आ रहा है। लेकिन आप अगर एग्जैक्टली ये सवाल सीखना चाहते थे, क्योंकि कल को वैल्यूज कुछ और आ सकती हैं, हो सकता है ये नेग्लेजिबल ना हो, तो अगर आप एग्जैक्टली ये क्वेश्चन सीखना चाहते तो आप बताओ ये और फिर ये भी
कि तीसरी बात भी समझ में आ गई थी, पानी की भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी। सर एग्जैक्टली 0.003 भी आ गया था। कैसे, कौन सी, ये पूरा, ये तीनों पार्ट लेके? सर वो मैकेनिकल एनर्जी ब्लॉक और वाटर दोनों के पास जाएगी ना। मैकेनिकल एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो ब्लॉक और वाटर दोनों के पास जाएगी, ये आप कह रहे हो? यस। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ब्लॉक की दे रखी है क्या? और जब हम क्वेश्चन में वाटर वाले में ऐड करेंगे ना M1S1 मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ब्लॉक की दे रखी है क्या सवाल में? यस। अगर दे रखी है ना, अगर दे रखी है तो फिर तो आपको खाली पानी पानी नहीं, ये जो भी लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है? 4.25 का लॉस हुआ है। ये जब आप बढ़ाओगे तो ये खाली वाटर में नहीं, ये दोनों में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं एक इक्वेशन यहां लिखता हूं इसी को ठीक करके, कि ये जो एनर्जी आई लॉस 4.25, दैट इज गेन इन थर्मल एनर्जी ऑफ बोथ, दोनों का टेम्परेचर साथ साथ राइज करेगा, तो इसका तो यही बनेगा 0.26 इंटू 4200 इंटू डेल्टा थीटा, प्लस दूसरे का मास कितना है 1.2, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है ब्लॉक की? 250, ठीक है, ये भी लेना पड़ेगा भाई, ये दे रखा है तो, और इंटू डेल्टा थीटा। अब आप निकालो, अब इससे निकालो डेल्टा थीटा क्या आएगा। ये एग्जैक्ट है, ये जो भी आएगा ये एग्जैक्ट है, इससे निकालो अब डेल्टा थीटा। ठीक है 0.003 तक लेना। हाँ ठीक है, मतलब ये है, ये अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया होता 250, और मेरे दिमाग में ये रहा कि वो नेग्लेजिबल बोला हुआ है। नेग्लेजिबल ब्लॉक का नहीं, नेग्लेजिबल किस किस की बोली हुई है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? एक तो वेसल की और एक स्प्रिंग की, ध्यान है ना ये। और ये और दिमाग में रखो, अगर वेसल की भी दे रखी होती, उस बर्तन की भी दे रखी होती, तो एक टर्म और ऐड होती, यहाँ पे एक टर्म और ऐड होती, प्लस मास ऑफ द बर्तन इंटू उसकी स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा थीटा। तो अभी बताइए, क्या अभी ये सवाल समझ आ गया कि नहीं आपको? ठीक है, तो इन 18 सवालों के साथ मुझे लगता है कि हमने इस चैप्टर कैलोरीमेट्री, जो चैप्टर था HCV पार्ट सेकंड का, ये जो चैप्टर है नंबर 25, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव सेकंड और ये सारे एक्सरसाइज का एक एक सवाल डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, अब सोल्ड एग्जाम्पल ज्यादातर मैंने आपको क्लास में करवाए थे यहीं से। ये जो वर्कड आउट एग्जाम्पल है 6, फिर भी आप पढ़ के देखना, अच्छे सवाल है, करके देखना। ये 6 सवाल और करके देखना, कुछ करवा दिए इनमें से, हो सकता है कुछ ना भी करवाए हों। और उसके साथ आपका ये कैलोरीमेट्री वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं जैसे सर्ल कॉन मेथड, या मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट, या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट इन लेबोरेटरी, उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतनी डिटेल में एक एक फिनोमिना पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बताओ, ये कैलोरीमेट्री समझ आ गया ढंग से? ठीक है, चलो फिर आगे, अब कल आप अपना जो कुछ करें वो कीजिए, फिर नेक्स्ट डे हम जो भी क्लास जब भी लगेगी मंडे को आपको काम देंगे इसी में आगे। ठीक है, और कुछ काम देना होगा मैं मैसेज के थ्रू भेज दूंगा आपको। क्लियर? गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू।